आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स हैं। सुटिक्स है, कोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, सोशल फार्मेसी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसमें सबसे ज्यादा लेंदी सिलेबस है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि पहले केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी थी, सेकेंड ईयर में भी थी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको मर्ज कर दीजिए। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड अब केवल फर्स्ट ईयर में है, जिस वजह से केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंदी है और सबसे ज्यादा बैक केमिस्ट्री में आता है। और केमिस्ट्री के लिए एक कहावत भी है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पड़ी सुबह सफा। ये बात बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री याद नहीं रहती है। स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर थोड़े ना पढ़ो तो टफ हो जाते हैं, और पढ़ो तो भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो माइंड से स्किप होने लगता है। तो केमिस्ट्री पे आप लोग सभी विशेष ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट केमिस्ट्री में ही रुकते हैं, और केमिस्ट्री का सिलेबस भी बड़ा है। तो आप केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई ट्रैक, इसमें आपके एंटासिड्स आते हैं। आपको डेंटल प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है। मेडिसिनल गैसेस पढ़नी है आपको, जो गैसेस हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे लाफिंग गैस है ना, आपका CO2 है, O2 है, ये सब मेडिसिनल गैस, ये भी आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में आपको टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिससे आप किसी भी मेडिसिनल कंपाउंड की कंसंट्रेशन का पता कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। एनालिसिस मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, है ना। तो हम जो दवाई बना रहे हैं, वो दवाई में एक एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसका एक मेडिसिनल इफेक्ट होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पर। तो हम केमिस्ट्री में उसके उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि उसके स्ट्रक्चर का ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो मेडिसिनल इफेक्ट दिखा रहा है। दवाइयाँ बीमारी ठीक करती हैं, लेकिन दवाई शरीर में जाने के बाद ऐसा क्या करती है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से समझते हैं। किसी भी कंपाउंड को हम एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, और उस एटम की क्या विशेषता है और उसमें क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनको हम एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। हमने सुटिक्स में पैकेजिंग मटेरियल पढ़ा है, उसमें हमने मेटल्स देखा, प्लास्टिक देखा। ठीक है। हमने रबर देखा, रबर के क्लोजर बनाए जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को मिलके कंप्लीट करते हैं। ठीक है। बेसिक नॉलेज हमें हर हर फील्ड का होना चाहिए, तभी हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे की सहायता से ही समझे जा सकते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री आप लोग स्कूलिंग में भी पढ़ चुके हो, है ना। 11th 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, 10th में पढ़ी है। साइंस सब्जेक्ट, साइंस में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ये सब पढ़ते हैं। तो आप ज्यादातर सब साइंस बैकग्राउंड से है ना, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो या तो आपका PCB होगा या तो PCM होगा, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके सबके शोर शॉर्ट है। तो इससे पता चलता है कि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी है सबने। तो आपके कुछ बेसिक्स हैं, वो तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ह्यूज सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। आप भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन उतना आपको ज़रूर बताऊंगा जितना फार्मेसी समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम रसायन शास्त्र भी कहते हैं। रसायन मतलब आयंस। ठीक है। आयंस, जब भी जैसे हम NaCl सॉल्ट है, हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, पानी में हमने उसको घोला, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na और Cl में। तो Na क्या है, एटम है। Cl क्या है, एटम है। आयन क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इस पे चार्ज है। ठीक है, इसलिए हम इसको आयन कह रहे हैं। आयन हम तभी कहते हैं, ये वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब चार्ज प्रेजेंट होता है, और किसी भी एटम में चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की वजह से, है ना, प्रोड्यूस होता है ना। ये अभी हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है और Cl पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंडिविजुअली एलिमेंट की स्टडी करते हैं, जिसमें एक ही एटम होता है, जैसे एल्यूमिनियम, है ना, जैसे कैल्शियम, है ना? ये सब आपके
पेरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, है ना, उसमें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो मिनरल्स की स्टडी हम करते हैं, और मिनरल्स भी हमें पढ़ने हैं, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है, यदि हम उसको एटॉमिक लेवल पे समझें, तो सेल है, और सेल हमारा बना है एटम से, एटम मिलके बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, लिपिड के मॉलिक्यूल है, इनसे हमारी बॉडी का कंपोजिशन बना है। सेल मेम्ब्रेन जैसे फॉस्फोलिपिड की बनी है, फॉस्फेट और लिपिड के कॉम्बिनेशन से, ना। हमारी बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए आरएनए, तो हिस्टोन प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री भी हमें पढ़नी है, ये सब केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको हिस्टोन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में पढ़ना है, मिनरल के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं, हम उनकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस कंपाउंड को की हैंडलिंग हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि दवाइयां हमने कंपाउंड से बनाई हैं, वो दवाइयों का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। 2-3 साल वो मार्केट में रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहेगी, मेडिकल स्टोर पे रहेगी, गोडाउन में रहेगी, तो वो दवाई खराब नहीं होनी चाहिए, तो हम उनकी सुटेबल पैकेजिंग करते हैं, हम दवाइयों के कंपाउंड के सॉल्ट भी बनाते हैं। सॉल्ट इसलिए बनाते हैं कि दवाइयाँ हमारी स्टेबल हो जाएं, और दवाइयों की इफिकेसी बरकरार रहे। इफिकेसी मतलब होता है किसी भी दवा का बीमारी को ठीक करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसी को हम इफिकेसी कहते हैं। और दवाई में सेफ्टी भी होनी चाहिए, किसी भी दवाई से पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट, मरीज ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी वो कमजोर है, और यदि हम उसको कोई ऐसी दवाई देंगे जो खराब हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, घटिया क्वालिटी की है, तो इससे पेशेंट की जान जाने की संभावना है। ठीक है। इसलिए दवाइयों को बहुत प्रिकॉशंस के साथ बनाया जाता है ना। आपको मैंने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी पढ़ाया है सुटिक्स में, है ना। ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है जिससे अच्छी क्वालिटी की दवाई बन सके। किसी भी दवाई के स्ट्रक्चर को हमें समझना बहुत जरूरी है, जिससे हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिसमें आपको दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने हैं। तो उसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, कि किस दवाई का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो उसी में हम ये पढ़ते हैं कि दवाइयाँ हमें किन सोर्सेज से मिल रही हैं। प्लांट सोर्सेज से हमें मैक्सिमम मेडिसिन मिलती हैं, हर्बल सोर्सेज से ना, लीफ से। मैक्सिमम प्लांट में कोई ना कोई मेडिसिनल इफेक्ट 100% होता है, या तो उसके रूट में होगा, या तो सीड में होगा, और एक्सट्रैक्शन की हेल्प से हम उसको आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद हम देखेंगे कि उस दवाई का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किस टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट है उसमें, और हम ऐसे आर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, मतलब उस दवाई का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से एक्शन आ रहा है, तो हम उस दवाई को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री में दवाइयों की सिंथेसिस भी पढ़ते हैं, लेकिन हमको डिप्लोमा पैरामेडिकल का जो ये सिलेबस है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है ना, ये हमको डिग्री लेवल पे पढ़ना पड़ता है। दवाइयों की सिंथेसिस हमसे पूछी भी नहीं जाती। तो हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हम दवाइयों को सिंथेसाइज कर पाए, हम लैब में दवाइयों को बना पाए, है ना। लैब में भी दवाइयाँ बनाई जा सकती है, उनको हम सिंथेटिक मेडिसिन कहते हैं, मैन मेड मेडिसिन, है ना, जो मनुष्य बनाता है प्रयोगशाला में। क्या मनुष्य खून बना सकता है प्रयोगशाला में? नहीं बना सकता, है ना। क्या मनुष्य इंसुलिन बना सकता है? नहीं बना सकता। बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, लेकिन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लोग इससे ग्रेजुएशन पीजी करते हैं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन बायो टेक्नोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, जो हमें पता होने चाहिए, है ना। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, बायो मतलब जिंदा, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन लाके फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल फील्ड में दवाइयों को बनाना, जिसमें एक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आती है ना। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं, है ना। ये मैंने आपको कल ही शायद पढ़ाया था। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो एंटीबॉडीज हैं, यदि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, तो माइस से, रैबिट से, हॉर्स से, उनके बॉडी में जो बन रही है उसको हम आइसोलेट करके, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम ह्यूमन बींग्स में उसको यूज करते हैं।
तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज की जाती है ना। रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब ह्यूमन बॉडी में किसी भी चीज की यदि डेफिशिएंसी हो गई तो हम वो एक्सटर्नली ले लेते हैं, है ना। कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। कैल्शियम की हमारी बॉडी को जरूरत है, आयोडीन की हमारी बॉडी को जरूरत है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारे बोन टीथ कैल्शियम के बने होते हैं। आयोडीन की हमको जरूरत है, आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। हमको जिंक की जरूरत है, जस्ते की। जस्ता भी एक मिनरल है, एलिमेंट है। और जस्ते की हमारे कम से कम 250 प्रकार के एंजाइम जो होते हैं उसमें जिंक प्रेजेंट होता है। हार्मोन जैसे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन में जस्ते की जरूरत पड़ती है ना। जैसे आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन में आयरन की जरूरत है, तो आयरन की हमें जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है। ये सारे जो मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं इनकी हमारी बॉडी में जरूरत होती है, क्योंकि इनसे एंजाइम्स और हार्मोन का प्रोडक्शन होता है ना। न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन होता है, और ये सब प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन यदि मेटल के साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा तो इसको हम मेटालोप्रोटीन बोलते हैं। और मेटालोप्रोटीन से हमारी बॉडी में आपके न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये सब बनते हैं, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमें भूख नहीं लगेगी। किसी हार्मोन की कमी हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी, तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। विटामिन की कमी होगी, हो सकता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, हमारे स्किन का टेक्सचर खराब हो जाए। तो हमें जरूरत है इन सभी चीजों की। और हमारी बॉडी को कुछ चीजों के लिए एक्सटर्नली बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, कुछ चीजें हमारी बॉडी इंटरनली सिंथेसाइज कर लेती है। जैसे विटामिन, विटामिन हमें एक्सटर्नली डिपेंड रहना पड़ता है सोर्सेस पर। विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, तो हमें एक्सटर्नली लेना लेना पड़ता है ना। अब जैसे मिनरल्स हैं, ये भी हमको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। जब भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, सो दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो वहां से हमें मिनरल मिल जाते हैं। जब हमारी बॉडी को पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो हमारी बॉडी इसको मिला के आपका हार्मोन, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर ये सब हमारी बॉडी बनाएगी। इससे हमारी बॉडी की जो ऑपरेटिंग है वो स्मूथ रहेगी। हमारी बॉडी भी एक मशीन है, और मशीन को चाहिए फ्यूल, और फ्यूल हमारी बॉडी को मिलेगा तो हमारी बॉडी स्मूथली रन करेगी। ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम एटम, मॉलिक्यूल, दवाइयों के स्ट्रक्चर के बारे में, दवाइयों की स्टोरेज कंडीशन क्या है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये तो खैर हमें नहीं पढ़ना, पर सिंथेसिस भी पढ़ते हैं। और किस कंपाउंड का क्या क्या उपयोग है हमारी बॉडी में, है ना। जैसे आयरन कहाँ काम आता है, किन बीमारियों के इलाज में हम आयरन के सॉल्ट यूज करते हैं, एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, है ना। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हम यूज करते हैं किसी किसी को बोन में प्रॉब्लम है ना। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम है, ऑस्टियोमेलेसिया हो गया है, हड्डियां कमजोर हो गई है। एक्सीडेंट की वजह से यदि किसी की हड्डी टूट गई है, तो हम उसको कैल्शियम के सॉल्ट देंगे, जिससे उसकी हड्डी की रिकवरी ज्यादा बेहतर हो। बुढ़ापे में हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, हमारी जो छोटी आंत है वहां से कैल्शियम का अवशोषण होता है। और आपको मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया था, कैल्सिटोनिन और पीटीएच हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मिलके कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम का संतुलन बनाते हैं। तो ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, इसकी ओरिजिन भी हम देखेंगे। अरब कंट्रीज में अरेबिक लैंग्वेज से आया है एल्केमिया, और एल्केमिया मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल्केमिया वर्ड से ही आया है कीमिया, और कीमिया से ही आया है केमिस्ट्री। ठीक है। और केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, अरब कंट्रीज से। और किस किस वर्ड से हुई है, एल्केमिया। और एल्केमिया वर्ड किस लैंग्वेज का है, अरेबिक। अरब कंट्री में जो लैंग्वेज यूज होती है वहां पर अरेबिक चलती है। ठीक है। अरब कंट्रीज में आपने देखा होगा वहां पर ऑयल बहुत ज्यादा है, मतलब आप जमीन को जब खोदोगे तो उसमें से पानी की जगह तेल निकलता है, निकलता है या नहीं। तो अरब कंट्रीज का वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहां पर पानी की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वहां जमीन से तेल निकलता है। पर तेल से हमें भंजन आश्वासन से हम फ्यूल्स बनाते हैं, और किसी भी देश के लिए एनर्जी बहुत जरूरी होती है। इसलिए अरब कंट्रीज के लोगों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड तेल की सप्लाई करते हैं। कुवैत, वहाँ तेल के कुएं होते हैं, उसमें से तेल निकालते हैं वो लोग, है ना। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसलिए वहाँ पर नॉनवेज का ज्यादा प्रचलन है। क्योंकि खेती करने के लिए तो आपको पानी चाहिए रहेगा, जमीन चाहिए रहेगी। मिट्टी नहीं रहेगी तो आप खेती कैसे करोगे, मिट्टी चाहिए ना आपको। गेहूं आप कैसे उगाओगे, रेगिस्तान में आप गेहूं की खेती कर सकते हो क्या, बताओ। नहीं कर पाओगे।
तो जिस भी देश का जो कल्चर डेवलप होता है ना बेटा, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, वहाँ की आबो हवा के हिसाब से होता है ना। वहीं के वहाँ का जैसी जैसी आबो हवा रहेगी, जैसे रिसोर्सेज रहेंगे, उस हिसाब से कल्चर डेवलप होगा। इसलिए कभी भी किसी के कल्चर पे हमें कोई भी मतलब कुठाराघात नहीं करना चाहिए, किसी के भी कल्चर पे, क्योंकि कल्चर हमारा सर्वाइवल बहुत जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए हर कोशिका कुछ ना कुछ करती है। तो जहां पर जो भी कल्चर डेवलप हुआ है वो वहां की समस्याओं को देखते हुए हुआ है ना। तो कभी भी किसी का कल्चर रॉन्ग नहीं होता है ना, किसी का भी कल्चर। अरब कंट्रीज का जो कल्चर है वो वहाँ के परिवेश के हिसाब से है, वहां पर ऑयल है, इस वजह से वहां पर आप मिट्टी ना होने की वजह से खेती नहीं कर पा रहे हो, तो अनाज का प्रचलन कम है और नॉनवेज का ज्यादा है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है ना, क्योंकि सर्वाइवल जरूरी है ना। शेर भी अपना सर्वाइवल के लिए शिकार करता है, उसका शिकार करना गलत नहीं है, क्योंकि शेर की प्रकृति ही ऐसी है। तो इन सब चीजों को भी आपको समझना है, इसको हम जो भौगोलिक जो भूगोल है वो भी आप समझोगे तो आपको भी केमिस्ट्री समझने में हेल्प मिलेगी, कि कौन से तत्व का विकास कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठंडे प्रदेश है, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ किस टाइप की जड़ी बूटियां पाई जाती है। कुछ जड़ी बूटियां हिमालय पे पाई जा रही हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा टेम्परेचर है, ऐसी आबो हवा है ना। दवाई की कंपनियां सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ की आबो हवा ऐसी है कि वहाँ दवाइयाँ ज्यादा होती हैं, है ना। जैसे जड़ी बूटी को एक टेम्परेचर चाहिए, एक ह्यूमिडिटी चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो वो जहां पर रहेगा वहीं पर वो जड़ी बूटी पाई जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये वर्ड केमिस्ट्री कहाँ से आया है इसको समझा, है ना। केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और चेंज ऑफ मैटर, इसकी स्टडी हम करते हैं। मैटर चेंज भी होता है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे पानी, पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी को आप गर्म करोगे, वाष्प बन के उड़ जाएगा, गैस फॉर्म में आ गया, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। वहीं पर लिक्विड स्टेट में है, वो जिस बर्तन में डालोगे उसी की आकृति को वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और आपने यदि उसको जमा दिया, फ्रीज कर दिया, उसके टेम्परेचर को डाउन कर दिया, माइनस में लेके चले गए, तो बर्फ जम जाएगी। पानी तीनों अवस्थाएं में, जैसे हाइड्रोजन, है ना, H2 गैस, H2 में हाइड्रोजन के दो एटम है और ये मिल गए और गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस। तो हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा। एक एटम है, एटम यदि कंजुगेशन बना लेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और मॉलिक्यूल भी आपस में मिल जाएंगे तो हम कंपाउंड बना लेंगे उससे, है ना। हम उससे मेडिसिन बना लेंगे। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था, रेबिप्राजोल और डोमपेरोडोन, ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों एपीआई है, ये दोनों ड्रग है, लेकिन ये दोनों ड्रगों को हमने मिला लिया, तो इनको मिलाने से हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, और जितनी भी मेडिसिन है सब कंपाउंड फॉर्म में आती है, सॉल्ट फॉर्म में आती है, इसके हम सॉल्ट भी बना लेते हैं इंडिविजुअली। जैसे मुझे डाइक्लोफेनाक यूज करना है, डाइक्लोफेनाक इज एनाल्जेसिक ड्रग, ये दर्द निवारक दवाई होती है। अब इसका मैं सॉल्ट बना लूंगा, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, और इसी को मैं पैरेंटल फॉर्म में भी बना सकता हूँ, है ना। तो ये सब डोजेस फॉर्म है, ये भी मैं आपको फार्मास्यूटिक्स में बता चुका हूँ, है ना। तो डोजेस फॉर्म भी आपने जैसा देखा, मैटर की स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो वैसे ही आपने डोजेस फॉर्म में भी देखा है। डोजेस फॉर्म भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, है ना, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड में आपका सेमी सॉलिड भी आता है ना। तो ये मैटर की स्टेट्स होती हैं, और हर चीज आपके आसपास जो कुछ आप देख रहे हो बेटा, जो भी देख रहे हो, ये सब कुछ आपका या तो आपको सॉलिड, लिक्विड या तो सेमी सॉलिड फेस में नजर आएगा, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है, सब्लिमेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन, है ना। सब्लिमेशन में क्या होता है, आपने कपूर को गर्म किया, कपूर कैम्फर, ये भी ड्रग होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। कपूर यदि आप जलाओगे तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में प्यूरिफिकेशन होगा, कोई भी माइक्रोब्स वहां नहीं रहेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स को मारता है कपूर, इसलिए आपने देखा होगा केले में कपूर रख के भी खिलाते हैं लोग दवाई के रूप में। तो कपूर जो होता है कैम्फर, इसको भी हम फार्मेसी में यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने कपूर को गर्म किया, उसको हीट दी बर्नर पर, तो क्या होगा, कपूर आपका लिक्विड स्टेट में ना आके सीधे गैस स्टेट में आ जाएगा, इसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। ये सब चीजें आप ट्वेल्थ में वैसे पढ़ चुके हो, बेसिक है। लेकिन कैम्फर हम लोग यूज करते हैं, और कैम्फर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपाउंड को हम कैसे यूज करेंगे हमारे फार्मेसी में, है ना, रोगों के निदान के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए। जैसे लिथियम यूज होता है गाउट के ट्रीटमेंट में, है ना, कॉल्चिसिन ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में हम लिथियम यूज करते हैं। लिथियम आपने पेरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, है ना?
अब यहाँ पर आप देख सकते हो एटम का स्ट्रक्चर, है ना। एटम में आपका, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। आप आसपास जो कुछ देख रहे हो हर चीज में एटम प्रेजेंट है ना। हर चीज में एटम प्रेजेंट है। हर चीज में सबसे छोटा जो उसका कण है वो है एटम। एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम मेकअप एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो कुछ है वो सब एटम का बना हुआ है। मॉलिक्यूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एलिमेंट आर ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी कैल्शियम की बात की, आयरन की बात की, ये सिंगल एटम है सारे। ये सिंगल एटम है पर एज अ मेडिसिन यूज होते हैं। अभी आपको बताया भी मैंने कैसे यूज होता है। जिंक से इंसुलिन बनेगा, आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बनता है ना। तो ये सब एलिमेंट है, ये सब इंडिविजुअल एटम्स है। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस देख सकते हो, H2, वाटर, वाटर H2O। हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एक एटम है। इस तरह से एक एक कंपाउंड बन गया, है ना। अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। और वाटर के भी यूजेस हैं। वाटर के बारे में भी हमें पढ़ना है, वाटर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। जल ही जीवन है, बिना पानी के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। पानी में भी ऑक्सीजन होता है बेटा, है ना। और ऑक्सीजन हम सांस भी लेते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन का ही रोल रहता है। वैसे तो बहुत बहुत सी गैसेज है एनवायरमेंट में, लेकिन मेन जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो ऑक्सीजन की होती है। अलग अलग जो सेल होती है उसकी जो नीड होती है गैस की अलग अलग रहती है। हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, मैंने आपको बताया था। हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं, हमारे सेल यूकेरियोटिक से हाईली डेवलप्ड है। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर सेल होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जिनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है ना। नाइट्रोजन लेंगे वो सांस लेंगे तो, है ना। जैसे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो हर सेल को ऑक्सीडेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। किसी को CO2 की जरूरत पड़ रही तो किसी को ऑक्सीजन की। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और उस एनर्जी को हमारे डेली लाइफ रूटीन में यूज करेंगे। तो वाटर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर के क्या काम है। वाटर की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें लूज मोशन हो जाएंगे। लूज मोशन हो जाएंगे तो हमारी बॉडी से पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट तो होता है करंट, हमारी बॉडी करंट से चलती है। दुनिया की हर चीज करंट से चल रही है, हमारी बॉडी भी करंट से चल रही है। इसलिए तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होने की वजह से इंसान की जान चली जाती है, इंसान कमजोर हो जाता है। किसी इंसान को लगातार 2-3 दिन दस्त हो जाए खुल के, तो वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? करंट खत्म हो गया। करंट क्यों खत्म हो गया? इलेक्ट्रोलाइट निकल गए। इलेक्ट्रोलाइट क्यों निकल गए? क्योंकि वाटर उनको थामे हुआ था। हमारी बॉडी में 70% तो वाटर होता है ना, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट को थाम के रखता है। वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट निकल गए मतलब करंट निकल गया। इलेक्ट्रोलाइट पे करंट होता है कि नहीं? चार्ज होता है क्योंकि उनपे, है ना। जैसे हमारी बॉडी में नर्व कंडक्शन होता है तो सोडियम पोटेशियम का आपने देखा होगा एक्सचेंज होता है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सब में आपको HAP में मैंने पढ़ाया है ना। उसी से नर्व कंडक्शन हो रहा है। नर्व कंडक्शन होगा तभी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करेगा, है ना। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियोस देखा करो, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के हमारे बॉडी में रोल पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट की हमें डेफिनेशन लिखनी है। कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं। कैटायंस वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन वो जिन पे नेगेटिव चार्ज है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया NaCl का, NaOH का। Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, है ना। अब OH प्रेजेंट है मतलब वो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें Cl पे माइनस है ना। और H पे प्लस है, ठीक है, HCl। तो HCl में H+ आयन दे रहा है Cl, तो वो एसिड हो गया। तो एसिड बेस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है, लुईस थ्योरी क्या होती है ना। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एग्जाम में भी आता है आपका, है ना। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं। बफर का हमारे फार्मेसी में क्या एप्लीकेबिलिटी है, वहां पर यूज किए जाते हैं। बफर एज ए एडिटिव यूज होते हैं, एज ए एक्सिपिएंट यूज होते हैं, है ना। किसी भी फॉर्मुलेशन में पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। और फॉर्मुलेशन का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दवाइयां हम आंखों में डाल रहे हैं तो आंखों का अपना पीएच है। कुछ दवाई हम वेजिनल कैविटी में यूज कर रहे हैं, तो विजाइना की जो कैविटी होती है उसका अपना पीएच होता है। स्टमक का अपना पीएच होता है, छोटी आंत का अपना अलग पीएच होता है। तो पीएच के हिसाब से ड्रग सेट होना चाहिए ना।
तो हम उसकी आइसोटोनिसिटी सेट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन सेट करेंगे, ताकि ड्रग हमारी बॉडी से कंपैटिबिलिटी में रहे, कंपैटिबल रहे, हमारी बॉडी को कहीं से भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, है ना। आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे आपका NaCl 0.9% NaCl हम ऐड करते हैं NH सॉल्यूशन में, ताकि वो हमारे ब्लड के आइसोटोनिक हो जाए, जिससे हमारे RBCs का ना तो श्रिंकेज हो और ना तो वो बर्स्ट हो, ना तो स्वेलिंग हो ना तो श्रिंकेज हो। नहीं तो हीमोलाइसिस हो जाएगा, खून पानी बन जाएगा, इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि खून हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दवाई बनाते वक्त हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमको केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। एटम मॉलिक्यूल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारी बॉडी में उनका क्या रोल है। जैसे ऑक्सीजन ही है, तो भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जाके क्या कर रही है, जब हमने इनहेल किया एल्वियोलाई पे, लंग्स की जो एल्वियोलाई है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो गई, मिक्स हो गई, अब वो पूरे बॉडी में फैल गई, हर सेल तक जा रही है, तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, उसका क्या यूज है। हमारी बॉडी में जैसे मेजरली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये मेजर एटम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगी, है ना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है ना। अब कितना इंटरेस्टिंग है, लॉर्ड कृष्णा गीता में कहते हैं कि सृष्टि त्रिगुणा है, 3 गुण से सृष्टि बनी हुई है, जितना भी पदार्थ आप देख रहे हो, मैटर देख रहे हो, सब्सटेंस देख रहे हो, उसमें 3 गुण होते हैं, ऐसा लॉर्ड कृष्णा गीता में कह रहे हैं। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हम यही देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, तीन ही चीजें होती हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। देवता भी तीन ही होते हैं, है ना, एक सृजन के देवता, एक पालने वाले देवता, और एक नष्ट करने वाले देवता, ये भी चीजें तीन ही होती है ना। एक आपका नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, और रुद्र रूप में सब कुछ नष्ट करने वाला, ये तीन शक्तियां, और ये एक साइकिल है, और ये साइकिल हमेशा निरंतर चलता है। जो आया है उसको जाना तय है, जो चीज बनती है वो मिटती है, और ना मिटने के लिए ना बनना जरूरी है, पर ना बने काम कैसे चलेगा, है ना। इसलिए जन्म के साथ मृत्यु निर्धारित हो जाती है, जो जन्म लेता है वो मरता है, आज नहीं तो कल मरेगा। क्या कोई योगा प्राणायाम करेगा तो वो अमर हो जाएगा? नहीं, अमर तो कोई भी नहीं है, बनने के साथ ही मिटना तय हो जाता है। तो आध्यात्म और केमिस्ट्री का बहुत गहरा संबंध है, और ये वही लोग जानते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। तो आप कोरिलेट कर पाओगे, ये बात बिल्कुल सही है ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई नेगेटिविटी अच्छी नहीं है ना, पर नेगेटिविटी की वजह से ही तो पॉजिटिविटी का अस्तित्व है, अंधेरे की वजह से तो प्रकाश का महत्व है, अंधेरा ना रहे तो प्रकाश का एग्जिस्टेंस कहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं। और ज्यादा प्रकाश भी हमारे लिए अंधकार हो जाता है, हो जाता है या नहीं। आप सूरज को देखो, आप देख नहीं पाओगे, इतना प्रकाश है सूरज में, कि आपको ज्यादा प्रकाश भी अंधकार के जैसे मालूम पड़ेगा, प्रकाश यदि बढ़ जाए तो अंधकार में बदल जाएगा, है ना। तो अंधकार और प्रकाश, और इसके बीच में जो शाम है और जो सुबह है, ये बैलेंस है। तो बैलेंस का बड़ा महत्व होता है, इसलिए सुबह और शाम का बड़ा महत्व होता है या नहीं। कहते हैं ना, शाम का बड़ा महत्व है, सुबह का बड़ा महत्व है। संध्या काल में व्यक्ति इबादत करता है, आराधना पूजा पाठ करता है, सुबह करता है, ऐसा क्यों है? कुछ खास है ना इसमें, क्योंकि ये बैलेंस है ना। वैसे ही न्यूट्रॉन जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आप मिला दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिलाओगे तो ऐसा एक टेम्परेचर आएगा कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो इन सब चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो एटम, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, और हमारी बॉडी पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम मल्टी सेलुलर है, और डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। हर ऑर्गन की हमको फंक्शनिंग पता होना चाहिए, हार्ट क्या करता है, किडनी क्या करता है ना, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ये सब हमें इसका आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, और ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कल अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड थर्ड ऑर्बिट। और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देखो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, हर चीज में मास होता है, जिसमें मास होता है उस पर ग्रेविटी काम करती है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम, किसी भी एटम के 4 मेजर पार्ट यही होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस होता है सेंटर में, है ना। यहाँ पर आप ये
न्यूक्लियस देख सकते हो बेटा, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के आसपास ये जो दिख रहा है आपको, ये येलो से मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ये है आपके इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में, ठीक है। प्रोटॉन आपके प्रेजेंट रहते हैं सेंटर में। ये जो रेड वाला सर्कल आपको बीच में दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सर्कुलेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है। और ये एटम के आसपास, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि चेंज होंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि चेंज होंगे, तो उससे आपके जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और बहुत सारे एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है ना, मेटल्स हैं। इन सब में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर अलग है, इनका एटॉमिक मास, है ना, ये सब बदल जाता है। हर चीज में एटम प्रेजेंट है, ये चीज आप जान लो। और कौन सी वस्तु का गुण कैसा होगा, वो उसमें जो एटम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और ये एटम के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी की भी तो स्मॉल यूनिट एटम ही है ना। तो हमारी बॉडी को हमें समझना है तो हम एटॉमिक लेवल से शुरू करेंगे, है ना। और किसी भी डिजीज का हमें ट्रीटमेंट करना है तो बॉडी को एटॉमिक लेवल पे समझना जरूरी है, बायोकेमिस्ट्री समझना जरूरी है, हमारे बॉडी की कंपोजिशन को समझना जरूरी है। तभी हम उस बीमारी के कारण को समझ पाएंगे, उस बीमारी में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, है ना, उसको हम समझ पाएंगे। और मानव शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं उसका हम निदान ढूंढ पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, नई नई दवाइयों की खोज कर पाएंगे। इसलिए हमें इन सब विषयों को समझना जरूरी है। तो ये देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये सब आप जानते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑर्बिट, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। यदि कोई एटम ऐसा है जिसमें ज्यादा ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है ना। हाइड्रोजन का एक है, हीलियम, लिथियम, कुछ गैस फॉर्म में है, कुछ सॉलिड फॉर्म में है, कुछ ऐसा है कि आपस में चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। सपोज जैसे पारा, पारा एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फेज में रहता है ना। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ये है, यहाँ पर आप देख लो जैसे NaCl का जो कंपाउंड है, इसमें एटॉमिक का स्ट्रक्चर, किस तरह से एटम आपस में कंजुगेशन में एक सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई शेप एंड साइज में वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये कुछ आयंस है ना, जैसे आप अमोनियम है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, क्लोरेट है, डाइक्लोर डाइक्लोरोमेट है, क्लोरोमेट है, ये सब हम फार्मेसी में यूज करते हैं। सल्फेट है, और नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, थायोसाइनेट है। ये कुछ आयनिक कंपाउंड है, जिसमें बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? मॉम प्लस सिरप में, है ना। ये एंटासिड होता है, एंटासिड एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो देखो ऐसे हम इनको यूज कर रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है, इन सबका कहीं ना कहीं यूज है। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे आपको इनका कंपाउंड्स का यूज समझ में आएगा, है ना। जैसे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के एग्जांपल है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नाइट्रोजन है और 3 फ्लोराइड से वो कनेक्टेड है ना। लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। और सल्फर डाइऑक्साइड है, और आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड है। देखो दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, डाई मतलब दो, टेट्रा मतलब 4। और दो नाइट्रोजन से 4 क्लोरीन आपके कनेक्टेड है, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा क्लोराइड हो गया। अब हम लोग मेटल भी यूज करते हैं, जैसे ब्रास है ना, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, स्टील है, मेटल है। ये सब आप जैसे अभी फार्मेसी को पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये मेटल कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा यूज